सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क के बादशाह ने एक बंदर पाल रखा था। उस बंदर से उसे बड़ी मोहब्बत थी। जिस जगह जाता वो बंदर हमेशा उसके साथ साथ रहता, साथ साथ जाता। अच्छा, ये एक ऐसा बंदर था जो बादशाह की आंख के इशारे को भी समझता था। कौन सी बात बादशाह को खुश करती है और किस बात पर बादशाह नाराज़ होता है, उस बेज़बान को सब कुछ पता था। अब दूसरी तरफ बादशाह भी उसके बगैर रह नहीं सकता था। उसने बंदर की देखभाल के लिए मुलाजमों की पूरी फौज भर्ती कर रखी थी जो उसके नाज नखरे भी उठाते थे। यानी पूरी सल्तनत में आप कह सकते हैं कि उस बंदर का चर्चा था और उसे शाही बंदर का भी खिताब दिया गया। अच्छा, एक दिन बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया, जहां सिपाहियों मुलाजमों की एक बड़ी फौज बादशाह के साथ शिकार पर रवाना हुई। वहीं उस शाही बंदर को भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस काफिले में शामिल किया गया। जंगल के पास पहुंचकर खैमे लगा दिए गए। बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की तरफ चला तो उस बंदर को भी अपने साथ बिठा लिया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि शिकार करते करते बादशाह और बंदर दरबारियों से बिछड़ गए। बादशाह ने रास्ता तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल इतना घना था कि कुछ पता नहीं चला कि किस तरफ से आए और आखिर किस तरफ को जाना है। घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर बादशाह का थकावट से बुरा हाल हो गया। एक साफ सी जगह देखकर बादशाह ने घोड़ा रोका और एक दरख्त के नीचे लेट गया। अच्छा, थकावट भी इतनी थी कि जल्दी उसे नींद आ गई। शाही बंदर बादशाह के सराहने बैठ गया और मक्खियाँ उड़ाने लगा ताकि बादशाह बेआराम ना हो, लेकिन मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। बंदर इधर से उड़ाता तो वो दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। बार बार मक्खियाँ उड़ा उड़ा कर बंदर गुस्से में आ गया। उसने मक्खियों का काम तमाम करने के लिए कुछ सोचा। फिर क्या था कि पास ही एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और बादशाह के चेहरे पर बैठी मक्खी को दे मारा। मक्खियाँ तो फिर उड़ी जानी थी सारी और उड़ गईं, लेकिन पत्थर लगने से बादशाह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह शाही बंदर ने अपनी नादानी की वजह से बादशाह की जान ले ली। उसी वक्त से ये बात मशहूर है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। अब इस कहानी का हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक़ है, ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले एक ख़तरे की बात कर लेते हैं। इस खतरे का सामना पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान को भी है और आज ही वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर पाकिस्तानी कौम को ये वार्निंग दे रहे थे। वार्निंग बाकायदा उन्होंने दी कि अगर हमने कोरोना की दूसरी लहर को संजीदा ना लिया तो फिर बड़े खतरे का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखा जाए तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वार्निंग आपको सीरियस लेनी चाहिए, संजीदगी से लेनी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही, सबको पता है, और चीन में भी फिर इस वायरस के हमले की खबरें हैं। बरतानिया से फैलने वाले नई किस्म के वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। असद उमर साहब ने आज ट्वीट्स करके इस खतरे की तरफ तवज्जो दिलाने की पूरी कोशिश की और उनका क्या कहना था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद इंतहा पर पहुंच गई। दूसरे हफ्ते में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के मरीजों की तादाद इंतहा पर थी और तीसरे हफ्ते में अमवात में इजाफा हुआ। उन्हें वार्निंग ये उस वक्त दी जब पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में हम कह सकते हैं कि 5 लाख से जो तादाद बढ़ गई थी, तजावुज़ कर गई थी, तब उन्होंने वार्निंग दी। अब तक पाकिस्तान में 5,04,293 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और इस वायरस ने अब तक 10,676 पाकिस्तानियों की जान ले ली है। लेकिन अफसोस किया जा सकता है इस बात पे कि अफसोस की बात यह कि जिनका रहबरी का दावा है वो आवाम के लिए, इस आवाम के लिए नादान बंदर जैसा किरदार अदा कर रहे हैं, जैसा उस कहानी में नादान बंदर ने किया था। अब ऐसे वक्त में जब दुनिया में एहतियात की बिना पर फिर कोरोना SOPs की पाबंदियाँ सख्त तरीन हो रही हैं, PDM वाले जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं कि कोरोना फैलेगा, और बात फिर वो करते हैं अवाम की। अब आज भी आपको पता है कि PDM का जलसा हुआ मालाकंद में, जिसमें कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अवाम की जान खतरे में पड़ती तो पड़े, फिर ये समझ आएगी ना हमें कि इनकी ये सोच है कि अवाम की जान खतरे में पड़ती तो पड़े, बस इनकी सियासत चमकनी चाहिए, वो चमकती रहे। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वज़ीर आज़म पर यही ऑपोजिशन लॉकडाउन ना करने पर कितनी तनकीद कर रही थी। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे तनकीद के, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाए जा रहे थे तनकीद के। और इस वक्त जब पूरी दुनिया ने एहतियात का मशवरा दी है
कि और ख़तरनाक हो गया कोरोना, तो ऑपोजिशन वाले कोरोना को ड्रामा कह रहे। ड्रामा कहने पर आगे सिर्फ कि इनकी सियासत चमकती रहे, उनके जलसे कामयाब हो जाएं। अब बताएं, इनको आवाम की फ़िक्र है, इनको सिर्फ अपनी सियासत, अपनी कुर्सियों की फ़िक्र, अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। आवाम कोरोना में मुब्तला होते हैं तो हो जाए, यही मतलब समझ आता है ना। सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों की फ़िक्र है, अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र, अपनी सियासत की फ़िक्र है। आवाम की कोई फ़िक्र नहीं, आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये राना सनाउल्ला साहब का क्लिप देखिएगा ज़रा, बहुत अच्छे राना साहब, बहुत अच्छे। आप जलसे करते रहें, आप लोग जलसे करते ना, हुकूमत हिसाब किताब करके आपको बताए कि किसको कोरोना जलसे में जाने से हुआ और किसको जलसे में ना जाने से हुआ। क्या बात है आप लोगों की। आपने जलसे नहीं रोकने, हुकूमत की बात ना माने, दुनिया की मान लें। पूरी दुनिया एहतियात एहतियात एहतियात, SOPs की गर्दान कर रही है, वही सुन लें। लेकिन आप क्यों सुनेंगे? आपकी क़यादत के सर पे तो सियासत सवार है, जो अपनी करप्शन से दुनिया की नज़रें हटाना चाहती है और हुकूमत पर किसी तरह दबाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए जलसे तो नहीं रुक सकते। कोरोना फैलता है तो फैले, इन जलसों से कोरोना फैलने का खतरा है तो क्या हुआ? अवाम की जान जाए तो आपको क्या टेंशन? आपके नज़दीक अवाम की जान तो आनी जानी है। आपकी क़यादत की करप्शन केसेस से जान बख्शी होनी चाहिए, बस। अवाम की जान जाती तो जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके अमली इक़दामात कह रहे हैं। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके अमली इक़दामात आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे। आप कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत अवाम, लेकिन आप प्रैक्टिकली अवाम के दुश्मन साबित हो रहे हैं। अवाम की जान की आपको परवाह नहीं। कहते जान है तो जहान है। जब आपको उनकी जान की फिक्र नहीं है तो आपको उनकी फिक्र कैसे हो सकती है? खुद गर्जी की मिराज पे पहुंच चुके हैं आप लोग। अवाम की जान खतरे में पड़ती पड़े, आप ये जलसे और ये तमाशे, जलसे नहीं तमाशे हैं, ये नहीं बंद कर सकते आप लोग। चले ठीक है, मान ली आपकी बात मान ली, लेकिन एक सवाल करें, अवाम को इतने तमाशे करके तो बंदर वाला भी कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। आपकी जो झोली है वो अब तक खाली क्यों है? कुछ भी आप लोग हासिल नहीं कर सके तो बंद कर देना तमाशे, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये जरा क्लिप देखिएगा मरियम साहिबा का। अच्छा, इस आर या पार का बड़ा चर्चा हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यही मामला हुआ ना इस आर या पार का। अवाम तो बाकायदा वो दूरबीन होती ना, दूरबीन लेकर इस आर या पार को तलाश करती रह गई, लेकिन ये आर या पार मिल ना सका अवाम को। 8 दिसंबर आई, गुजर गई। फिर 13 दिसंबर के लाहौर जलसे के गुब्बारे में बड़ी हवा भरी गई थी, और उस 13 दिसंबर वाले दिन तो फतह का ऐलान होना था और हुकूमत की वो क्या कहते हैं पक्की छुट्टी का सामान होना था। इसीलिए बीबी ने बड़े जतन किए, बड़े जतन। लाहौर के गली मोहल्लों में फिरती रहीं, घोड़ों का रक्स हुआ, शेर को सड़कों पर घुमाया गया और जलसे के लिए मोहतरमा लाहौरियों की गैरत को ललकारती रहीं। लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक और तमाशा। चले मान लेते हैं कि आपके बकौल जलसा बहुत बड़ा था, तारीखी था, बहुत कामयाब था, दुनिया में ऐसा जलसा कभी हो ही नहीं सकता। चलें मान लिया, फिर क्या हुआ? नतीजा वही पुराना तमाशा और नतीजा वही, 0 0 अंडा। कुछ नहीं मिला आप लोगों को, ना आइंदा मिलने वाला है, वही तमाशा। और आपका तो कहना था ये जलसा तो क्या होगा? रेफरेंडम होगा। अब सवाल ये है कि उस रेफरेंडम के नतीजे का ऐलान क्यों नहीं हुआ? अवाम को बताएं। 8 दिसंबर को आर या पार, 13 दिसंबर को फतह का ऐलान, सब झूठ था, फरेब था, धोखा था। लेकिन सच बताने की हिम्मत कहाँ है PDM की आदत के पास। दावा है कि ये तहरीक अवाम के मसाइल हल करने के लिए चलाई जा रही है, और हकीकत क्या है कि इसी तहरीक के नाम पर आपने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। तारीख पे तारीख दी जा रही है और तहरीक दी जा रही है। ये PDM सरबरा की ज़रा सुने क्या कहना था इनका 13 दिसंबर के जलसे के बाद। क्या कहने इस एहतजाजी तहरीक के जो निकली थी हुकूमत गिराने के लिए, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा क्या था? बच्चे को पता है। 1 पॉइंट एजेंडा वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा, बस और कुछ नहीं। लेकिन ज़िद कह लें, अना कह लें, अपने अपने मुफादात की जंग कह लें, अपने अपने मुकदमात ने इस तहरीक का ये हाल कर दिया। इनकी बुरी प्लानिंग, माठी प्लानिंग, निकम्मी प्लानिंग ने होमवर्क ही नहीं था इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया, ये हाल कर दिया कि इस्तीफे लेने की बजाय नौबत खुद अपने इस्तीफे देने पर आ गई। देखें ज़रा इनका हाल। लेकिन विफाकी वज़रा का बिल्कुल ठीक कहना था कि अपोजिशन के इस्तीफे नहीं लतीफ़े हैं, और इसे लतीफ़े भी अपोजिशन ने खुद बनाया। अब आप ज़रा नोट करें नाजरीन, PDM के झूठ पे झूठ और तारीख पर तारीख की कहानी, वो भी तारीखों की ज़बानी।
8 दिसंबर को आर या पार, सिर्फ झूठ का कारोबार। 13 दिसंबर को फतह का ऐलान, यह भी साबित हुआ एक झूठा सियासी बयान। और इसके बाद 13 दिसंबर को इस्तीफों की धमकी, इसे भी वक्त ने सियासी नौटंकी साबित कर दिया। इस्तीफे जेब में, इस्तीफे जो थे वो जेब में ही रखने थे, तो फिर इतना शोर मचाने की जरूरत ही क्या थी आप लोगों को? इस्तीफे देने के बाद पीडीएम की कहानी बिल्कुल खत्म शुद्ध होने वाली थी। लेकिन ये आप दुआएं दें पी को कि इस्तीफों वाली जो बड़ी गलती आप करने जा रहे थे उसे रोककर पीडीएम की कश्ती को डूबने से बचा लिया उन्होंने। लेकिन अवाम पर एहतजाजी तहरीक की हकीकत पूरी तरह से खुल गई है। वो कहते हैं ना कि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाना, वही हाल है इनका। अगला क्लिप चलाइएगा ज़रा पीडीएम सरबराह का। अच्छा अब देखिए ज़रा नाजरीन के इधर इस्तीफे और उधर ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात लड़ने का शौक़। आपको बात समझ आ रही है? इस्तीफे भी और ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात लड़ने का शौक़। अब ये खबर क्या है कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को सेनेट इंतखाबात लड़ने के लिए मना लिया। यानी आप कह सकते हैं कि खुद ही रूठते हैं और खुद ही मान जाते हैं। अजीब लोग हैं ना, खुद ही रूठते हैं, खुद ही मान जाते हैं। बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि ये जो सियासी तमाशा है ना, ये इन्होंने लगाया हुआ है पीडीएम वालों ने। बल्कि मेरे ख्याल से तमाशे से ज़्यादा यहाँ पे फिट बैठेगा लफ्ज़ सर्कस, सियासी सर्कस, ये कहना यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब होगा। जिसे खुद भी पता नहीं चल रहा कि अगला आइटम कौन सा पेश करना है। इन्हें खुद नहीं पता कि जो इन्होंने सियासी सर्कस लगाया हुआ है इसमें इन्होंने अगला आइटम कौन सा पेश करना है। करना क्या है आप लोग ये तो बता दें कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, कोई प्लानिंग है भी या नहीं है? कि जो भी आपका दिल चाह रहा है कि आप कह रहे हैं चलें जी अब आगे देखते हैं क्या होगा, या रोज़ के रोज़ प्लानिंग करते हैं कि अब कल क्या करना है, परसों क्या करना है। कोई प्लानिंग नहीं है आप लोगों की, कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों का। और अगर आप लोगों के जो आप कहते हैं अवाम के लिए हम निकले हैं बाहर और आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत, जो पीटीआई की जो हुकूमत है वो बहुत ही बुरी तरह से पिट चुकी है, अगर आप लोगों का मौक़िफ़ इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, इतना सही है, इतने आप लोग हक सच पर खड़े हैं और अवाम के साथ खड़े हैं और आप कहते हैं अवाम आपके साथ है, अवाम की सोच आपके साथ है, तो फिर आप लोग इतनी परेशानी का शिकार कैसे हैं? फिर तो आपकी प्लानिंग बड़ी सही होनी चाहिए। तो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर निकले थे ना कि इमरान खान साहब का इस्तीफा चाहिए, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अवाम को आप लोग क्या पागल समझ रहे हैं? तहरीक अवाम के मसाइल हल करने के नाम पर चलाई ज़रूर जा रही है, लेकिन कहानी अंदर की ये नहीं है। जलसों में कोई बलोचिस्तान के बारे में हर्जा सराई करता है, कोई उर्दू ज़बान और लाहौरियों को गद्दारी के ताने देता है खुलेआम, और एजेंडा इदारों पर तनकीद है, बल्कि इदारों को मुतनाज़ बनाने का एजेंडा है। अवाम और अवाम के मसाइल का जिक्र तो है ही नहीं। आपने सुना है कभी जिक्र? थोड़ा सा जिक्र करते हैं फिर अपनी सही कहानी सही एजेंडे पर आ जाते हैं। गौर कीजिएगा ज़रा इनके जलसों पे, इनके खिताब ज़रा सुनिएगा। अब इसीलिए जो तहरीक है ना, ये अपनी मौत आप मारी। जब कुछ भी क्लियर नहीं ना होता नाजरीन, तो कोई आपको कब तक बर्दाश्त करेगा? जब आप लोग खुद ही अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, अवाम को भी समझ आ रही है कि कहते आप कुछ हैं, करते आप कुछ हैं। अवाम का तो आप पत्ता खेलना चाहते हैं, अवाम के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, अवाम कार्ड आप फेंकना चाहते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, एनआरओ के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए। लॉन्ग मार्च या अगर धरना देना है, इसका तो पीडीएम वालों को भी नहीं पता कि करना क्या है। लेकिन आप ये मेरे ख्याल से यकीन से आप ये बात समझेंगे, मैं भी बड़े यकीन से बात कहती हूँ कि डीजीआई बड़ापन है, इसको बड़ापन कहते हैं कि उन्होंने फौज पर तनकीद करने वालों को रावलपिंडी आने की सूरत में चाय की ऑफर कर दी है। और आपको पता है कि टी इज़ फैंटास्टिक, ये तो दुनिया में मशहूर है। ये ज़रा क्लिप देखिएगा DGISPR का। जी, तो टी इज़ फैंटास्टिक तो दुनिया में मशहूर है, बिल्कुल। अच्छा, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ौज हुकूमत का एक ज़ेली इदारा है जिसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीडीएम की आप कन्फ्यूजन देख लें, बुखलाहट देख लें कि जमहूरियत के लिए तहरीक चलाने का दावा तो करती है और ख़ुद फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत भी देती है। कोई मसला तो इन लोगों से हल नहीं होता। सैलाब आता है, फ़ौज को बुला लें, ज़लज़ला आता है, फ़ौज को बुला लें, कोई मसला होता है, फ़ौज को बुला लें। फ़ौज के तो शुक्रगुजार होना चाहिए आप लोगों को कि आपके सारे मसाइल जो आपने हल करने वो फ़ौज हल करती है, और आपके बुलाने पर फ़ौज मुदाखलत नहीं करती। फ़ौज को हमेशा आप लोग खुद बुलाते हैं। असल में ये अपनी करप्शन बचाने का एक तरीका समझ लें, लेकिन अब ये जो मंजन है ना वो बिक नहीं रहा। एहतसाब को सियासी इंतकाम की आड़ में छुपाने की जो कोशिशें हैं ना वो बुरी तरह से पिट चुकी हैं, फ्लॉप हो चुकी हैं, नाकाम हो चुकी हैं। मामले को अपने लिए क्लीन चिट करार देने वाली नून लीग एक बार फिर आप देख लें कि चारों शाने चित हो गई है। ये जो ब्रॉडशीट सरबराह हैं उनका ज़रा क्लिप देखिएगा, चलाइएगा ज़रा टीम जी। देखिए आप नाज़रीन, ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह ने ये बात वाजे कर दी है कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं।
ब्रॉडशीट के हक में फैसले ने नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित नहीं किए, यानी नून लीग का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। फिर सवाल ये ना कि अवाम ऐसे झूठों के लिए अपनी जिंदगी आखिर खतरे में क्यों डाले। जैसे नादान बंदर की मैंने आपको कहानी सुनाई थी आगाज में कि नादान बेवकूफ़ बंदर ने जो दोस्ती की हुई थी बादशाह से, बादशाह को वो दोस्ती बड़ी महंगी पड़ गई, उस दोस्ती ने बादशाह की जान ले ली। बिल्कुल ऐसे ही पीडीएम की आदत भी अवाम को कोरोना और दहशतगर्दी के खतरात के मुंह में धकेल रही है ताकि अपनी सियासत चमका सके। लेकिन अब अवाम बहुत समझदार हो चुकी है, अवाम सब कुछ समझ चुकी है और अवाम को समझदार करने में भी इन लोगों का किरदार है कि इतनी बार इन्होंने अवाम को डसा कि अब अवाम इनसे डसने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को पता है कि झूठ बोलते हैं, अवाम का कंधा बार करते हैं, अपने मुफादात के लिए अवाम का कंधा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए झूठ, इदारों पर हमले, इल्ज़ामात की बौछार और सियासत के लिए अवाम का इस्तेमाल अब नहीं चलेगा। अवाम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने मीडिया को अहम ब्रीफिंग दी जिसमें दहशतगर्दी और भारतीय जारियत समेत मुख्तलिफ मामलों पर मीडिया को आगाह किया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने आज सियासी सिचुएशन पर भी सवालात किए, सियासी सूरत हाल पर सवाल किए, जिसका जवाब देने से मजमूई तौर पर तर्जुमान पाक फ़ौज ने गुरेज किया। लेकिन कुछ जवाब मीडिया उनसे लेने में हम कह सकते हैं कि कामयाब हुआ। इन्हीं जवाबात पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मुस्तफ़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, बोल के नुमाइंदा खुसूसी ने DG ISPR से जब ये पूछा कि पाक फौज का क्या रद्द अमल होगा अगर PDM रावलपिंडी का रुख करेंगे, मेरा सवाल है कि चाय तो बड़ी फैंटास्टिक मशहूर है हमारी, तो ये PDM वालों के लिए कौन सी चाय होगी? PDM वालों को भी वही चाय मिलेगी जो उनका हक बनता है और जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, एक रट लगाई हुई है उन्होंने, तो उनको चाय तो मिलनी चाहिए बड़ी खास किस्म की, ताकि उनको बात समझ आए कि अपने कसूर दूसरों के गले में डालने से मामला हल नहीं होते। और जो इन्होंने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ सलूक रवा रखा हुआ है, उसका जवाब जब अवाम ने दिया उनको वोट ना देकर, तो अब इस बात पे भरम है वो पाक फौज पे चढ़ दौड़े हैं। और वो देखिए जो मेरा ख्याल है रेफरेंस तो बड़ा अजीब सा भी है और बड़ा मानी खेज भी। अभिनंदन को जब चाय पिलाकर रुखसत किया गया तो कहा था टी इज फैंटास्टिक, तो मेरा ख्याल फैंटास्टिक टी का ये भी हकदार तो बनते जा रहे हैं इस बार। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। DG साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल साहब पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी ज़्यादा बात करने से ये कहकर गुरेज किया कि जी फॉरेन ऑफिस की डोमेन है ये। अब पाक फौज इतनी मोहतात है हम कह सकते हैं, और दूसरी ही जानिब अगर मैं बात करूं कि PDM फौज पर सियासत में मुदाखलत का बार बार इल्ज़ाम लगाती है, बार बार, ऐसा क्यों है? देखिए, अपने गुनाहों का बोझ दूसरे कंधे पे डालने से मसाइल कभी हल नहीं होते। अगर PDM के जो सारी जमातें हैं इन्होंने मिलकर, आप इनको देख लीजिए, इनके पास वोट की स्ट्रेंथ भी थी, इनके पास नंबर्स भी थे, नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये हुकूमत को बारहा शिकस्त दे सकते थे। लेकिन जब भी मौका आया इन्होंने अपने मफाद के लिए हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत के सारे जो भी मसाइल थे हुकूमत ने उन्हें हल किए। अब इनको समझ तो आ नहीं रही, क्योंकि जो तकरीबन तमाम लीडरशिप खड़ी है PDM के प्लेटफॉर्म पर, हर एक के खिलाफ कुछ ना सिर्फ मुकदमात हैं, बल्कि इनके जो सच बोले हुए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद इनके सामने आ रहे हैं। तो इनको तो मसाइल का हल सिर्फ यही लगता है कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, मुल्क में किसी जगह पे कायम ना हो और वो फैसले हों जो इनके हक में हैं, और किसी तरीके से इनकी जान छूट जाए तो वो तो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि फौज पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है। आपको याद होगा जब इन्होंने जुबैर साहब के बारे में ISPR ने ट्वीट किया था तो उस वक्त उनको वाज़ेह बता दिया गया था कि जो आपके कानूनी मामला हैं वो अदालतों के पास जाएं, और जो बाकी मामला हैं आप जाइए पार्लियामेंट में जाइए। पार्लियामेंट में ये बात करने से घबराते हैं, क्योंकि वहां पर जब बात करते हैं इनको जवाब भी सुनना पड़ता है, तो फिर ये अपने जलसे जुलूस में जिस तरीके से लगे हुए हैं, इनकी दाल तो गलने वाली नहीं है। क्योंकि अवाम, पाकिस्तान के अवाम अब इतने भोले नहीं रहे, पाकिस्तान के अवाम इतने भोले नहीं रहे। ठीक है, इस हुकूमत के बारे में
हम सबको बहुत सारे एतराजात भी हैं, इनकी कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, अपनी जगह पर है वो सारा कुछ है। लेकिन अवाम तो ये बात समझ चुकी है कि जो पीडीएम पे खड़ी जमातें हैं, खास तौर पे देख लीजिए गुज़श्ता तकरीबन 13 साल से लगातार इस पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और सिंध का जो हाल है वो अवाम से छुपा हुआ है। क्या पंजाब के या केपी के या बलूचिस्तान के लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है सिंध में, क्या हो रहा है? तो क्या इनके कहने पर उनकी बात मान जाएंगे? फिर जो पंजाब के बारे में जो बार बार बात की जा रही है, ठीक है, हमें बुज़दार साहब से लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन अभी आपको ये जो इनकी जो मेट्रो थी उसके बारे में जो चीजें वाज़ेह हुई हैं, इन्होंने $3 फी किलोमीटर के हिसाब से तय किया हुआ था उनके साथ। अभी जो नई हुकूमत आई है इन्होंने तकरीबन उससे $2 कम में सौदा किया है। तो आप ये बताइए $2 पर किलोमीटर मुझसे चार्ज तो करते रहेंगे लोग, वो कैसे चला गया, कहाँ चला गया पैसा, सारा पूछिए। और अगर इनके पास जवाबात थे तो जवाबात दे क्यों नहीं रहे? तो मसाइल इनके अपने हैं, कसूर इनके अपने हैं, झूठ इनके अपने हैं, इनके जो जायदादें बनी हो उनके सारी इनके पास हैं, सारा कुछ है। अब इनका जवाब तुमको देना है, आज नहीं कल देना पड़ेगा। इसमें फाट का क्या कसूर है? अगर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बन गए हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब मल्टी बिलियनर सामने आ गए हैं, या जरदारी खानदान की इतनी बड़ी बड़ी जायदादें और बेनामी अकाउंट सामने आ रहे हैं, और अब इसमें फौज का क्या कसूर है? फौज ने क्या किया इनके लिए? क्या फौज ने इनको कहा कि सब अच्छा, मुझे इस बात से एक बात याद है जनरल साहब, इनकी अब चालाकी देखिए। मौलाना साहब की एक बात मुझे याद आई, जरा देखिएगा कि किस तरह खेलते हैं अपने लोगों के साथ, अपने मासूम लोगों को किस तरह ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कि आपको पता है इनकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा, इन्होंने इनको सिलेक्टेड तक कह दिया मौलाना साहब को, और सीनियर रहनुमाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है सबके सामने अब आ गई बात। एक सीनियर रहनुमा ही मेरे साथ मौजूद थे कुछ दिन पहले JUI फे के, तो उन्होंने बताया कि जब नैब वालों ने मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया तो मौलाना साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये बेसिकली मेरी इंसल्ट नहीं है, ये मुझे नहीं बुलाया गया, ये JUI फे पर हमला किया है नैब ने। अब आप सोचें कि कितना स्मार्टली खेलते हैं, कि यानी करतूतें आपकी, पैसा आपने कमाया हो और सही तरीके से ना कमाया, और सही से कमाया तो बस हिसाब दे देना कैसे कमाया, ऐसे बनाया, ये चीज़ ऐसे है। तो उसका ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये जो मुझसे पूछा गया इसके लिए जवाब दे पूरी JUI फे है, जैसे हर चीज़ पे हमला, जमहूरियत पे हमला हो जाता है। देखिए, जुल्म तो ये है ना कि जमहूरियत के सारे राग अलाप रहे। नून लीग देख लीजिए, JIF देख लीजिए, आप इस पार्टी देख लीजिए, इनके पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है आपको सामने नजर आ रही है। क्या इनकी पार्टी के अंदर किसी और की जरूरत है कि उठ के बात कर सके? इन सब ने मिलकर 18वीं तरमीम में जो तरमीम की है, पाकिस्तान के आईन के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके नतीजे में जो पार्टी जिसको कायद कहते हैं, जो भी कहते हैं वो तो सबसे बड़ा डिक्टेटर तो वो बन के बैठ जाता है। पाकिस्तान की असेंबली को उन्होंने बांध के रख दिया हुआ है। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, भूल जाते हैं हम लोग। आपको याद है 2013 के इलेक्शन के बाद तमाम पार्टियों ने कहा था धांधली हुई है, सिवाय नून लीग के जो वो जीत के आ गए थे बीच में। आपको शायद ये भी भूल गया कि सडनली हमें एक दिन पता चला सुबह कि सऊदी अरेबिया ने कोई कोलिशन बनाई है जो मिलकर यमन को चढ़ाई करेगी, और उसमें पाकिस्तान का झंडा भी नजर आया गया। जब शोर मचा तो उस वक्त के वजीर खारजा नून लीग की हुकूमत ने कहा हमें तो पता नहीं हम कैसे उसमें शामिल हो गए हैं, हम जरा क्लैरिफाई करेंगे। वो क्लैरिफाई कर नहीं सके। जब पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम ने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया, और नेशनल असेंबली में ये बात गई, तो तब उन्होंने फैसला हुआ कि भाई हम तो यमन के उस मामले पर मदाखलत पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। फिर वजीर आजम जो उस वक्त के थे, जो आजकल सारा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो लगता यूं था कि वो पहले से फैसला करके उन्होंने सऊदी अरेबिया से होके कर दिया हुआ था। उस वक्त ये अब उनको ना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, आपको याद, बड़ी तस्वीरें भी शाया हुई थी जिसमें वो जहाज में बैठ के जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उस आर्मी चीफ को सऊदी अरेबिया लेके जाके गए, आर्मी चीफ के जरिए उनको कहलाया गया कि भाई ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम इस मुहिम के खिलाफ है, हम इसमें शामिल आपके नहीं हो सकते। उसके बाद जब अब फिर आपको ये भी याद होगा कि एक UAE के एक इंतहाई जूनियर मिनिस्टर ने, जो नौजवान उनका कुछ शेख फैमिली का आदमी था, उसने खड़ा होकर पाकिस्तान के ऊपर जो गलजात बकी, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है मेरा नवाज शरीफ साहब, उन्होंने आधे घंटे खड़े होकर चिट साथ में पकड़कर अपने पाकिस्तान की दिफा करने की कोशिश की और अपने को मार। तो हम क्या किस चीज को रोएंगे? अपनी गलतियां, अपने आप को जो खुद ये खलीफा वक्त बना लें, अपने आप को जो ये बादशाह वक्त बना लें, वो ठीक है, आप जो मर्जी कर लें ठीक है। दूसरे अगर PTI हुकूमत में आ गई है
तो भैया उसको टफ टाइम में असेंबली में देना, उस पर क्यों नहीं जाते असेंबली में बैठ, क्यों नहीं बात करते वहां पे उसको? क्योंकि बात करने को कोई बात है ही नहीं ना जनरल साहब, इनका होमवर्क इतना कम है कि ये बात कर ही नहीं सकते। अच्छा आगे चलते हैं। जैसे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कहते हैं फौज की मुदाखलत, फौज को तो खुद बुलाते हैं, कुछ भी हो जाए, सैलाब आता है फौज को बुलाओ, जल्जिला आ जाए फौज को बुलाओ, कोई मसला इन लोगों से खुद हल नहीं हो रहा होता, फौज की तो मदद खुद मांगते हैं हर चीज़ में, बजाय इसके कि आप शुक्रगुजार हो, आप कह देते हैं फौज मुदाखलत करती है। देखिए शहबाज शरीफ साहब, सियासत में भी फौज कब आती है? मेरी बात सुने, हम जब भी सुनते हैं, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगी जनरल साहब, सियासत में भी फौज अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आई, आप भी बात जानते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, फौज को हमेशा बुलाया जाता है। देखिए जब ये नवाज शरीफ साहब, अब क्या बात करे आदमी, इन्होंने एक आर्मी चीफ को मजबूर किया रिजाइन करने पर, दूसरे आर्मी चीफ जो फ्लाई करके हवा में थे उनको उन्होंने कहा हटा दी, एक वक्त में पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ बना के बिठा दिए इन्होंने। इनको इतनी जरूरत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर को, अगर उस आर्मी चीफ से नाराज थे, कहते जी मैं वज़ीर आज़म हूं, मेरा हुक्म चलना चाहिए, तो बुलाते उनको अपने दफ्तर में, उनके सामने बात करते, उनको वहां से रिमूव करते, उनको वो नहीं कर सके, इतनी जरूरत तो है नहीं इनके बीच में। देखिए आप क्यों भूल जाती हैं, मैं बहुत सारी, जब ये शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन के फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब ने खुद नहीं खड़े होकर कहा कि देखिए जी हुकूमत को फौज पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, हमें सपोर्ट इतनी नहीं मिलती, अगर हमें इतनी सपोर्ट मिलती हम भी बहुत कुछ कर लेते। मतलब खुद करने के काबिल नहीं है, हर चीज में तो फौज चाहिए। स्कूलों का जो मसला बना था, आपको लतीफा मैं सुनाता हूँ एक, ये कि पता चला पंजाब में बेसाब गोश्त स्कूल है, जी जी, वो फौज को बुलाया गया जी, फौज ने चेक करके बताया गोश्त स्कूल भी है और गोश्त टीचर्स भी हैं। दिन को मैं खुद मौजूद था वहां पे, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उनको ब्रीफिंग दी गई, वो खुद बड़े स्टेट ऑफ शॉक कि ये हो रहा है, बेसाब पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये मैं माने से मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इनको पता क्यों नहीं था। अच्छा ये तो हो गया। रात को उस वक्त के जो पंजाब के वजीर तालीम थे उन्होंने मुझे फोन किया, दिन को हमको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो भी आपके अथॉराइजेशन उसके हाथ से है, आपके इतने 1000 टीचर फालतू हैं, आपके तकरीबन 37,000 टीचर फालतू थे। वो मुझे वजीर तालीम ने रात को फोन करके पूछा कि यार जनरल मुस्तफा जी बताइए कि हमारे पास टीचर फालतू हैं कि हमारे पास टीचर कम है? मैंने कहा क्यों? कहते मेरे पास समरी अभी आई है कि भाई पंजाब में जो स्कूल टीचर्स हैं वो तकरीबन 53,000 कम है। मैंने कहा ये आपको हमने दिन को बताया कि आपके पास 37,000 टीचर फालतू हैं आपके पास, ये हालत है इनकी। अच्छा जी जी। अरे जनरल साहब एक तरफ ये जमहूरियत के नारे लगाते हैं, अब ये कहते हैं हम निकले बाहर जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूर के लिए निकले हम बाहर। जितना जमहूर के लिए इनको कितनी कितनी बारियां मिली, कितनी बार इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं, तो कितना काम इन्होंने कर लिया जमहूर के लिए। आपके सामने जमहूरियत 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 की इन्होंने रट लगाई होती है। अब दूसरी जानिब कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इनके अल्फाज क्या हैं, अमली इक़दामात क्या हैं, मिलते ही नहीं आपस में कि जमहूरियत की बात करते हैं और 2008 से अब तक जमहूरी हुकूमत ही कायम है। अब ये इसी तसलसल को, जमहूरी तसलसल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा इनको दुख है फिर जमहूरियत का? क्या इनको फिक्र है जमहूरियत की या जमहूर की? देखिए जमहूर की फिक्र तो आप देखिए, सॉरी हमारी यादाश्त है थोड़ी सी, तो मैं आपको ये जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया पनामा केस में, इनको जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये मुझे क्यों निकाला कि रट लेके सड़कों पर चढ़ दौड़े थे ये, तो इनका बयान और रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अदालती निजाम इतना बिगड़ा हुआ है। 3 दफा का वजीर आजम है ये मेरे जो बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे हुए हैं, ये वजीर खजाना पंजाब के रहे हुए हैं, ये बयान दे रहे। मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हमारा अदालती निजाम इतना खराब है, वरना मैं इसको ठीक करता। ये इनकी हालत है कि इनको ये तो पता नहीं है कि पाकिस्तान का जो निजाम अदल है उसमें क्या मसाइल हैं, और खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। ये जमहूरियत, देखिए जमहूरियत अगर है तो क्या जमहूरियत नून लीग पे सिर्फ शरीफ खानदान का हक है? जिस पार्टी का नाम ही नवाज शरीफ के नाम से साथ है, तो वो किस किस्म की पार्टी है? आप इस पार्टी में देख लीजिए, क्या सिर्फ एक ही खानदान है जिसमें जरदारी साहब है या उनका बाल बच्चे वही हुकूमत करेंगे सारे उसके ऊपर? JUIF का देख लीजिए, मतलब अब तीसरी नस्ल को तैयार करके ला रहे हैं सामने, अपने भाइयों को, अपने पूरे खानदान को उन्होंने असेंबली में पहुंचा दिया है, वहां से निकलने को तैयार नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इन सबको दुख होता तो छोड़ के असेंबली बाहर आके बैठ जाते ना, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान और उनकी बड़ी खबर।
वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब पीडीएम के बारे में क्या इरादे रखते हैं और फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान खान की जो हुकूमत है क्या करने जा रही है, वज़ीर आज़म खान साहब के जो 2021 में 5 अहम इक़दाम हैं वो क्या होंगे, और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को महंगाई की वजह से अवामी मुश्किलात का भी सामना है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में क्या कुछ मज़ीद बताया, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। जी सदीक, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स को, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। सबसे पहले मैं 5 उन चीज़ों पर आता हूं जिनका आपने जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहते हैं कि अब उनका जो टारगेट होगा वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट्स के लिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, साथ ही कंस्ट्रक्शन के हवाले से मज़ीद इकदाम किए जाएंगे ताकि कंस्ट्रक्शन का ये जो एक शोबा है वो आगे बढ़े, क्योंकि जब तामीरात होती हैं तो कंस्ट्रक्शन से 40 से 50 इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, और साथ ही एहसास प्रोग्राम तो उसको मज़ीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जो पनाहगाहें हैं उनको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और उसके बाद महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से और टैक्स जो है उसको टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो इक़दाम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पीडीएम के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये कहते हैं कि पीडीएम जो है वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों का एक टोला है। वो कहते हैं कि ये पीडीएम वाले जो हैं ये अपनी करप्शन, लूट मार बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए ना सिर्फ इमरान खान साहब पर दबाव डाल रहे हैं बल्कि इदारों पर दबाव डाल रहे हैं, फ़ौज पर दबाव डाल रहे हैं कि फ़ौज पर इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि फ़ौज को मजबूर कर दिया जाए कि फ़ौज एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहते हैं कि उनके ये जो साजिश है वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इदारे एक पेज पर हैं, हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं, दोनों बड़े क्लियर हैं कि पीडीएम की तहरीक का मकसद क्या है, कैसे ये पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बात की कि जितने भी लोग फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हैं उन तमाम का इलाज किया जाएगा, उन तमाम का इलाज होगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक हुकूमत ने ये बात नहीं बताई कि इक़दाम होंगे तो क्या होंगे, कैसे होंगे, कार्रवाई होगी तो कैसे होगी, कहाँ पे जो है वो मुकदमात बनेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे गिरफ्तारियाँ होंगी। ये वो चीज़ है जिस पे मुकम्मल खामोशी है, अभी तक नहीं नज़र आ रहा, पता चल रहा कि हुकूमत किस तरह से इक़दाम करेगी। लेकिन इमरान खान साहब के इस तरह के जो बयानात हैं, पहले भी उन्होंने कहा, हमें इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने ये जो बात की, उसके बाद पीडीएम में परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जिससे आप कहते हैं कि खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा होती है, तो ये जो खामोशी है कि तरीक़ाकार क्या होगा, केसेस कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है, और कि पता नहीं क्या केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक कोई इन्होंने पत्ते अपनी शो नहीं कराया हुकूमत ने। बाकी पीडीएम के वाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत क्लियर हैं कि पीडीएम की तहरीक नाकाम हो चुकी है, अवामी हमायत उनको हासिल नहीं है। उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बताते हैं कि दुनिया भर में जो तहरीकें चलती हैं वो चलती हैं करप्शन के ख़िलाफ़। ये पहली तहरीक है जो पीडीएम चला रही है जो करप्शन के दिफा के लिए, करप्शन के हक़ में बना रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो तहरीकें होती हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों की करप्शन के ख़िलाफ़ आवाम को निकालते हैं, कि आवाम को बताते हैं कि आपका पैसा लूटा जा रहा है, आपके ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, आपके बच्चों की सेहत, तालीम और वेलफेयर पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वो लूट मार करके बाहर अपने बच्चों को भेजा जा रहा है। दुनिया भर में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर पीडीएम क्या कर रही है, आवाम को कह रही है कि पहले तो हमने आपका पैसा लूटा, पहले तो हमने करप्शन की, पहले तो हमने डकैतियाँ डाली, अब वो जो पैसे हमने इकट्ठे करके बाहर अपनी औलादों को जो मुंतकिल किए हैं, बाहर हमने जो असास और जायदादें बनाए हैं, अब उन असास और जायदादों को बचाने का वक्त आ गया है। अब अपने उन केसेस को ख़त्म कराने का वक्त आ गया है। अब हुकूमत पे, फ़ौज पे, नैब पे दबाव डालने का वक्त आ गया है। आवाम को कह रहे हैं कि आपका जो पैसा लूटा गया है उसके खिलाफ आप निकलें, हमारे दिफा के लिए आप निकलें, और पैसे भी हम आपसे लेंगे, चंदा भी हम आपसे लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से बहुत क्लियर हैं। जी जी ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए और आपके तज्जिए के लिए। अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।